क्या देख रहे हैं? जापान में एक एरेंट अपीयर हो चुका है। अभी जो अपना जेन है वह अपनी पावर्स को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो चुका है और फाइनली अब वो उस जगह चले जाता है जहां से उसे उसकी पावर्स ऑब्टेन हुई थी। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले शाउट आउट टू ए एटमा PAD। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो चाहे इन होती है वो संग जिन्वू की सोए के साथ फोटो देख लेती है। तो अब अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि संग जिन्वू और जिनो एक जगह आ रखे होते हैं जिधर गेट अपीयर हो रखा होता है। और जब जिनो गेट को देखता है तो वो थोड़ा चौंका हुआ होता है और बोलता है, सर, मैंने इतना बड़ा गेट पहले कभी नहीं देखा। यह सुनकर जिन्वू अपने मन में सोचता है, यह तो गिर जाता अगर ये गवान गाली का गेट देखता। और फिर जैसे ही वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं वैसे ही उनके सामने काफी सारे न्यूज रिपोर्टर्स आ जाते हैं। फिर जिन्वू साइड से मिस्टर वू से पूछता है, मिस्टर वू, मेरे को ऐसा लगा कि जो हंटर एसोसिएशन है वो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रखेगी, लेकिन क्या हो गया? मिस्टर वू जवाब देते हैं, हमारे कहने का मतलब यह था कि हम लोग केवल आपकी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट रख सकते हैं, लेकिन हम लोग मीडिया को यह जानने से नहीं रोक सकते कि जो गेट है वो कहां पे अपीयर हुआ है। और ऑल्सो आपको सोशल मीडिया पर कुछ भी अपलोड करने से पहले थोड़ा सावधान होना होगा। फिर जिन्वू समझ जाता है कि मिस्टर वू किस बारे में बात कर रहे हैं और उन्हें जवाब देता है, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। दूसरी तरफ साइड से जिनो भी जिन्वू को बोलता है, सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें हाउलिंग टीम और माइनिंग टीम को कांटेक्ट करना चाहिए? क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि सारा काम मैं अकेले हैंडल कर पाऊंगा। तू जवाब देता है, अरे तू चिंता क्यों कर रहा है? मेरे सारे शैडो सोल्जर्स किस दिन काम आएंगे। दूसरी तरफ हम लोग मिस्टर वू को देखते हैं जो कि जिन्वू के शैडो सोल्जर्स के माना को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और सभी की जो रैंक होती है ना, वो A रैंक से ऊपर होती है, जो देखकर मिस्टर वू समझ जाते हैं कि ये लोग A रैंक गेट के अंदर जाने के लिए क्वालिफाई हैं। और फिर वो भी अपने कपड़े चेंज करते हैं, जो देखकर जिन्वू और जिनो को कुछ समझ नहीं आता है। अब मिस्टर वू ने अपनी सील पहन ली है और वो उन्हें कहता है, चेयरमैन ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं तुम्हारी रेड को ऑब्जर्व करूं और यह पता लगाऊं कि क्या ये रियली में एक सेफ आइडिया है। बट उन्हें ना इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद हम लोग कुछ मिनट बाद का सीन देखते हैं बिग बुटी हैं, जहां मिस्टर वू काफी चौंके हुए होते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि सारा काम तो जिन्वू के शैडो सोल्जर्स ही कर रहे हैं। और इसी दौरान हम लोग इंग्रिड की फाइट को भी देखते हैं जहां वो अपनी शॉट से एक ही अटैक में अपनी शॉट को एक ही बार स्विंग करता है और उसी से काफी सारे मल्टीपल बीस्ट्स को वाइप आउट कर देता है। और यह चीज देखकर मिस्टर वू भी अपने मन में सोचते हैं, क्या ये रियली में एक रैंक है? नहीं, ये उससे भी ऊपर है। और क्या मैं इससे जीत सकता हूं? अगर मैं इससे 1-on-1 की फाइट करता हूं तो। और फिर हम लोग एक एंड को भी देखते हैं जो कि बीस्ट की कॉर्प्स को खा रहा होता है। बट यह चीज जिन्वू देख लेता है और अपनी एंड पे ही एक जोरदार किक दे मारता है और बोलता है, मैंने तुम्हें बताया है कि इन्हें मत खाया करो। और क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि ये इन बीस्ट की कॉर्प्स कितनी वैल्यूएबल हैं? अब बंदा अपने दूसरे बीस्ट को ऑर्डर देता है काम पे लगे रहने के लिए। बट जब ये सब चीजें मिस्टर वू देखते हैं तो वो अपने मन में सोचते हैं, जो संग जिन है वो कैपेबल है एक A रैंक गेट को क्लियर करने में, बट ये कोई वन मैन स्ट्राइक स्क्वाड नहीं है। अब जिन्वू के सामने एक डंजों बॉस अपीयर होता है जो देखकर जिन्वू सभी को बोलता है, जो लोग काम कर रहे हो वो यहीं पे रहो और बाकी वापस आ जाओ। और अब सभी लोग वैसे ही करते हैं। बट ये चीज मिस्टर वू को समझ नहीं आती है और वो जिन्वू से पूछते हैं,
तुमने क्यों अपने बाकी के सोल्जर्स को वापस बुला लिया? जो तुम्हारे शैडो सोल्जर्स हैं वो इतने स्ट्रांग इनफ हैं कि इसे टेक डाउन कर देंगे। अब जिनवू अपना डैगर निकालता है और मिस्टर वू की बात का जवाब देता है। अपने सोल्जर्स पर ज्यादा निर्भर होना यह मेरे लिए अच्छा नहीं है। अब डंज बॉस जिनवू पर हमला करता है, लेकिन जिनवू उसके हमले को डॉज करता है और उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। एक ही ब्लो में वो उसे काट के रख देता है और आराम से डंज बॉस को हरा देता है। उसे हराने के बाद बंदे की जो काफी सारी स्किल्स होती हैं वो लेवल अप हो जाती हैं, लाइक शैडो एक्सट्रैक्शन, शैडो प्रिजर्वेशन, मोनार्क डोमेन और शैडो एक्सचेंज स्किल। अब जिनवू बोलता है ऑलराइट, जिससे जो डंज बॉस की शैडो होती है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है और उसकी रैंक लेट नाइट होती है। इसके बाद जिनवू को उस बीस्ट का नाम रखने को कहा जाता है, तो जिनवू उसका नाम रखता है जीमा। अब जो डंजो होता है वो भी टूटने लग जाता है क्योंकि उन्होंने डंज बॉस को हरा दिया। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग न्यूज रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा चौंके हुए होते हैं क्योंकि वो लोग देखते हैं तस्क को जो कि जीमा की बॉडी को बाहर ला रहा होता है। अब सभी मीडिया उसकी फोटो खींचने लगती है और तभी तस्क भी एक प्यारी सी स्माइल देता है जिससे जो उसकी फोटो है वो अच्छी आए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मिस्टर वू को देखते हैं कि जो कुछ भी डंजों के अंदर हुआ है वो सब वो मिस्टर गो को बताते हैं। अब मिस्टर गो जवाब देते हैं, तो तुमने काफी सालों बाद एक डिफरेंट रेड विटनेस करी है और तुम्हारी रिपोर्ट सुनने के बाद मैं समझ चुका हूं कि तुम जैसे अनुभवी हंटर को यह सब क्यों ओवरवेलमिंग लगा। अब मिस्टर वू बोलते हैं, सर जो मैंने विटनेस किया वो कोई रेड नहीं थी, वो एक मासेकर था। और यह बोलते वक्त ना मिस्टर वू नर्वस लग रहे होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जापान के शिंजुकू को जहां पर एक एस रैंक गेट अपीयर हो रखा है। फिर हम लोग देखते हैं जापानी हंटर एसोसिएशन जहां पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और बात कर रहे होते हैं। हमें यकीन नहीं हो रहा कि आज जापान की मेजर गिल्ड्स को एक साथ बुलाया गया है मीटिंग के लिए। तभी साइड से एक बंदा अपने साथियों को बोलता है, अरे उधर तो देखो, वहां पर ब्लेड गिल्ड के मेंबर्स होते हैं जो कि उनकी नाकामयाबी के बारे में बात कर रहे होते हैं। बट ये चीज ब्लेड गिल्ड के रिमेनिंग मेंबर्स को पसंद नहीं आती और फिर वो उन्हें भयानक नजरों से देखने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग फाइनली मीटिंग का सीन देखते हैं जहां पर एक बंदा सभी को कह रहा होता है, जो हंटर एसोसिएशन है उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया। हमारे यहां एक एस रैंक गेट अपीयर हुआ है लेकिन उन्होंने कोई काउंटर मेजर नहीं लिया। सच बताओ, क्या होगा अगर डंजो ब्रेक हो गया तो? अब दूसरा बंदा बोलता है, जो हमारे एस रैंक हंटर्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि इस एस रैंक गेट को क्लियर कर सकें, बट जो नेशनल लेवल हंटर्स हैं उनकी अलग बात है। इसके बाद इनकी इस चीज को लेकर डिस्कशन चलती है जहां हर किसी के अलग अलग ओपिनियन होते हैं। बट आखिर में जो सुगिमोटो होता है वो सभी को अपना प्लान बताता है। उसका प्लान ये होता है कि वो लोग अभी हायर करने वाले हैं यूरिलफ को, जो कि एक बैरियर स्पेशलिस्ट है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिनवू को जो कि गाड़ी में कहीं जा रहा होता है और कह रहा होता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभी मेरा लेवल 101 हो चुका है। 100 लेवल पर मैंने कार्डिनल डिग्री को ऑब्टेन कर लिया था और 101 लेवल पर मेरी सभी जॉब स्पेसिफिक स्किल्स भी लेवल अप हो चुकी हैं। अब मैं देखना चाहता हूं कि जब मैं 102 लेवल रीच करूंगा तो क्या होगा। इसके बाद जैसे ही वो अपनी गाड़ी को पार्क करता है तभी उसकी नजर किसी इंसान पर पड़ती है और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि चाहे इन होती है। जैसे ही चाहे इन जिनवू को देखती है वो अपना रास्ता बदल देती है, लेकिन तभी जिनवू उसके सामने आ जाता है और बोलता है, वैसे तुम मुझसे क्यों भाग रही हो। बट चाहे इन काफी नर्वस हो जाती है और बड़ी मुश्किल से कहती है, मैंने अपनी गाड़ी को तुम्हारे पार्किंग लॉट में छोड़ दिया था। अब जिनवू को याद आता है, हाँ ये बात तो मैं भूल ही गया था कि इसने अपनी कार को मेरे पार्किंग लॉट में छोड़ा था, दिया था, बिकॉज लास्ट टाइम हमने शैडो एक्सचेंज स्किल को यूज किया था।
अब जिनवू जैसे ही वहां से जाने वाला होता है, तभी जाहीन उसे कहती है, क्या तुम अभी फ्री हो? अभी बाई के दिमाग में यह सवाल चल रहे होते हैं कि क्यों सोए ने उसके साथ फोटो खिंचवाई। क्या वो रियली में उनके साथ काम करने वाली है? और अगर ऐसा है तो उसने मुझे क्यों हायर नहीं किया? क्या एसर हंटर से बेटर एक ए रैंक हंटर है? लेकिन वो ये पूछती नहीं है। वो बोलती है, जो माइन है वो चाहते थे कि मैं तुम्हें वो मैसेज पहुंचा सकूं अबाउट योर पावर्स। यह सुनकर बंदा काफी सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, एक सेकंड रुको, इस बारे में ऊपर जाके बात करते हैं। फिर हम लोग उनके गिल्ड के अंदर का सीन देखते हैं जहां चाहे इन होती है। वो जिनसे पूछती हैं, आज यहां पे कोई क्यों नहीं है? जिनवू जवाब देता है, जो वॉइस गिल्ड मास्टर है वो दूसरे कामों से बाहर गया है। अभी चाहेन काफी नर्वस हो रही होती है क्योंकि अभी गिल्ड के अंदर केवल वो दो ही होते हैं। लेकिन जिनवू को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, चलो अब मेरे को बताओ कि जो माइन थे वो मेरे लिए मैसेज कैसे छोड़ पाए थे। फिर वो बताती है, मैंने उस दिन एक वॉइस सुनी थी। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां चाहे इनका हाथ माइन ने पकड़ा हुआ है। वो कहता है, संग जिनवू को बता देना कि जो उसके अंदर पावर्स है उससे सावधान रहे। किसी ने मुझे उस कभी न खत्म होने वाली डार्कनेस से खींचा है, लेकिन अभी मैं वो नहीं हूं जो मैं था। मैं अभी भी कॉन्शियस हूं, लेकिन मेरी सेंसेस उससे जुड़ी हुई हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं उसका स्लेव बन जाऊं और केवल उसी को रिवाइव होने के बाद सर्व करता रहूं। लेकिन इस चीज का स्केरियस पार्ट ये है कि मुझे उसे सर्व करके अच्छा लग रहा है। चाहेन बोलती है, इसका क्या मतलब है? माइन जवाब देता है, जो उसकी पावर्स है वो इनक्रेडिबली स्ट्रांग और फ्राइटनिंग है। यह बात तुम उसे बता देना। इसी के बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहां जिनवू एक डंजो के अंदर होता है। उसके शैडो सोल्जर्स सभी बीस्ट को वाइप कर रहे होते हैं। बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे अपनी पावर्स का सोर्स पता लगाना होगा। यह स्ट्रॉन्गेस्ट बनने से ज्यादा जरूरी है। जिनवू के साथ जिन्हो भी आया हुआ था। फिर वो उससे उसकी बहन के बारे में पूछता है। जिनवू जवाब देता है, डॉक्टर ने कहा है कि अभी उसे रेस्ट की जरूरत है। मेरा सर्वरी सोल्जर उसे देख रहा है तो अभी वो सेफ है। लेकिन वो चेक करने के लिए अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन स्किल का यूज करता है और देखता है कि बेरू चाहे इनका ध्यान रख रहा है। इवन वो टीवी भी देख रहा है। फिर वो अपनी मॉम पर भी नजर मारता है, बाइक और जंग पर भी। लेकिन तभी वो चाहे इनको भी देखता है। जो बात टब के अंदर होती है, बीच में जिन्हों उसका ध्यान भंग कर देता है। अभी जिनवू काफी ज्यादा शर्मा जाता है। वो ब्रेसिंग करते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे इस चीज के लिए उससे माफी मांगनी होगी। इसके लिए मैं उसके लिए डिनर खरीद के ले जाऊंगा। फिर साइड से जिन्हों उसे बोलता है, सर क्या आपने अभी ये न्यूज सुनी? न्यूज ये होती है कि जापान के सिंजू में एक एस रैंक गेट अपीयर हुआ है। अगर उसे 3 दिन के अंदर क्लियर नहीं किया गया तो जो डंज है वो ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए जापानी एसोसिएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड हंटर्स को कांटेक्ट कर रही है। जिन्हों उससे पूछता है, क्या उन्होंने आपको भी कांटेक्ट किया था? जिनवू जवाब देता है, हाँ मुझे उनका कॉल आया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब सब खत्म होता है क्योंकि मेरे पास और भी काम है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जिनवू के सामने एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है। उसमें लिखा होता है कि कार्जन टेम्पल वाला गेट 26 घंटे और 51 मिनट बाद खुलेगा। फिर सीन चेंज होता है। अब हम एक महल देखते हैं जो यूरी ऑन लफ का होता है। वो किसी से कह रहा होता है, मेरा नाम यूरी लफ है। जैसा कि तुम लोग जानते हो, मैं इस दुनिया का बेस्ट पोर्टल टाइप हंटर हूं। पहले तो उनके बीच एक हीटेड कन्वर्सेशन चलती है, लेकिन अब यूरी उनसे $3.6 बिलियन मांगता है उनके काम करने के लिए। अभी बंदा उन्हें कहता है, $1 मिलियन पर दिन का मुझे हायर करो। जितना लंबे समय तक तुम लोग गेट को होल्ड करना चाहते हो, मैं उतना लंबे समय तक ये कर सकता हूं। जो सुनकर सुगमोटो चौंक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, 10 मिलियन, वो भी एक दिन का।
तो यूरी जवाब देता है, यस, 3.6 बिलियन, वो भी 8 साल का। और फिर जो तुम्हारी कंट्री है वो बच जाएगी। मैं तुमसे अभी 30 ट्रिलियन नहीं मांग रहा हूं, और ये तो उससे काफी कम है जितना थॉमस तुमसे चार्ज करता। फिर एक दूसरा बंदा अपने साथी को बोलता है, कनाय, क्या तुम जानते हो किसी रशियन को जो कि ड्रिंक करता है तो वो एक्चुअली में क्या बोलता है? तो कनाय जवाब देती है, मैं श्योर तो नहीं हूं, लेकिन इसकी बातें सुनकर मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा है। अब यूरी जापानीज हंटर से यह पूछ रहा होता है कि वो क्या करने वाले हैं। फिर वो उनकी बेइज्जती मारते हुए यह भी कहता है, तुम्हें रियली में लगता है कि तुम मुझे अफोर्ड कर सकते हो? अभी तुम्हें मेरे सामने झुककर मेरे झूठे चाटने चाहिए थे। अभी जो चीजें हो रही हैं वो उधर और वर्स हो रही होती हैं। यूरी उनकी ओर ज्यादा बेइज्जती कर रहा होता है, जो जापानीज हंटर्स को पसंद नहीं आता। जैसे ही वो कुछ करने लगते हैं, उससे पहले यूरी उन्हें अपने बैरियर के अंदर ट्रैप कर देता है और बड़े जोर से कहता है, तुम इसके अंदर मेरी परमिशन के बिना 8 इंच तक नहीं हिल सकते हो, और अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम ट्राई करके देख लो। जो लोग बैरियर के अंदर होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इनफ है हमारी मूवमेंट्स को रोकने के लिए, लेकिन हम लोग भी एस रैंक हंटर्स हैं। फिर भी उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। यूरी बड़े जोर से सुगीमोटो को बोलता है, मैं तुम्हारे लिए उस एस रैंक गेट को ब्लॉक करूंगा, और एज अ बोनस तुम अपने बड़ी की लाइफ भी बचा सकते हो। यह सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है ना? अभी सुगीमोटो समझ जाता है कि वो यूरी के साथ कुछ भी फालतू नहीं बोल सकता। फिर वो बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहता है, मैं श्योर नहीं हूं कि जो प्राइस आपने मांगी है उसके साथ हमारी गवर्नमेंट साइन करेगी या नहीं, और इसी वजह से मुझे अपनी गवर्नमेंट को कॉल करना होगा। इसके बाद हमें बाद में पता चलने वाला है कि जापानी एसोसिएशन ने यूरी को हायर किया या नहीं। अब सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वू के घर को, जहां पर जिन्वू कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। लेकिन जाने से पहले उसकी मां उससे पूछती है, जिन्वू, क्या मुझे अब तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है? तो जिन्वू हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, मेरी अभी एक अपॉइंटमेंट है जहां पर मुझे जाना है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, वैसे ही कार्टून डबल की का टाइमिंग भी समाप्त हो जाता है। अब फाइनली उसे वो गेट रिवील हो चुका है जहां उसे जाना है। फिर हम लोग जिन्हा के स्कूल का सीन देखते हैं, जो कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसी के पास एक गेट भी अपीयर हो रखा होता है। अब जिन्वू भी उधर आता है और सीधे गेट के अंदर एंटर कर जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग डंजों के अंदर का सीन देखते हैं, जहां पर एक गेट अपीयर हो रखा होता है। उधर कुछ हंटर्स पहले से ही मौजूद होती हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग इस गेट को कैसे ओपन करें। लेकिन तभी उनके पीछे जिन्वू आ जाता है और बोलता है, ये एक ट्रैप है। जो सुनकर वहां पर सभी लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं और उसे कहते हैं, अबे तू है कौन? तो जिन्वू बोलता है, क्या इधर कोई डबल डंस का सर्वाइवर है? लेकिन यह बात उन न्यूबीज को समझ नहीं आती। लेकिन एक न्यूबी समझ जाता है कि जो बंदा वहां खड़ा है वो और कोई नहीं बल्कि संग जिन्वू है। अब जिन्वू बोलता है, इस दरवाजे के आगे कुछ भयानक चीजें हैं, तो मैं इस चीज को संभालता हूं। तुम सभी लोग पीछे चले जाओ। इसके बाद जिन्वू दरवाजे के पास जाता है। जब वो देखता है कि दरवाजा लॉक है, तभी वो कार्टून टेम्पल की निकालता है और उसका यूज करके उस दरवाजे को खोल देता है। यह देखकर वहां के सभी लोग चौंक जाते हैं। लेकिन तभी स्ट्राइक टीम का कैप्टन जिन्वू के पास आता है और बड़े चौर में कहता है, मिस्टर संग, हमने इस डंज का एंट्री परमिट लिया है द करेज गिल्ड से, और आपके पास कोई भी राइट नहीं है हमें बताने का कि हम यहां से निकल जाइए। फिर सभी लोग अपने कैप्टन की बात मानते हैं और जिन्वू के प्रति विद्रोह कर देते हैं। वो एक एस रैंक हंटर हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करे। अब जिन्वू बोलता है, मैं तुम सभी को नहीं रोकने वाला। पहले कौन इस डंजो के अंदर एंटर कर रहा है? तो स्ट्राइक टीम का लीडर बोलता है मैं जाऊंगा पहले। और जैसे ही वो गेट के अंदर एंटर करता है, वैसे ही नोटिफिकेशन आता है कि उसके पास कोई भी एंट्री परमिट नहीं है।
और फिर एक स्टैचू उस पर अटैक करता है, लेकिन मरने से पहले ही जिनवू उसे बचा लेता है। वो जिनवू से कहता है, इधर काफी सारी ऐसी चीजें हैं, तो क्या तुम अभी भी अंदर जाना चाहते हो? बट जो स्ट्राइक टीम का लीडर होता है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। और अब जिनवू बड़े चौड़ में सभी से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं चाहता हूं कि तुम सभी लोग इस डंजर से बाहर निकलो और हंटर एसोसिएशन को कांटेक्ट करो। उन्हें बताओ कि इधर डबल डंज अपीयर हुआ है। जैसे ही जिनवू डबल डंज के अंदर एंटर होते हैं, वैसे ही गेट बंद हो जाता है। अब हम वही जगह देखते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था, लेकिन अब जो अपना जिनवू है वो बदल चुका है। एंड देन अब उसे अपने आंसर चाहिए और उसका सामना होने वाला है आर्किटेक्ट से। अभी जिनवू आर्किटेक्ट के सामने खड़ा है और बोलता है, क्या तुम अभी भी कुछ नहीं बोलने वाले? तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ चुका है मेरे क्वेश्चन का जवाब देने का? अब आर्किटेक्ट हंसते हुए बोलता है, मैं देख सकता हूं कि तुम फाइनली इतनी दूर पहुंच चुके हो। सीन चेंज होता है। अब हम जापान के एयरपोर्ट को देखते हैं जहां पर यूरी आया हुआ होता है। सभी न्यूज रिपोर्टर्स उसकी न्यूज कवर कर रहे होते हैं। फिर मिस्टर ओन लफ के सामने एक रिपोर्टर आता है और पूछता है, मिस्टर लफ, आप उस गेट को कैसे ब्लॉक करने वाले हो? ओन लफ बड़े चौड़ में कहता है, अपनी सेम स्ट्रेटजी का यूज करके जो मैं हमेशा करता हूं। मैं उस गेट के आसपास एक मैजिक सर्कल बनाऊंगा और फिर अपना माना उसमें डालूंगा। सिंपल। रिपोर्टर पूछता है, जिसका मतलब यह है कि आप एस रैंक गेट को अकेले ही ब्लॉक कर सकते हो? लेकिन जो पब्लिक है उसे इस आइडिया पर भरोसा नहीं हो रहा। तो ऑन लफ जवाब देता है, जो हूं मेरे लिए भी अकेले उस बैरियर को मेंटेन करना काफी मुश्किल है। लेकिन फिर वो अपना प्लान बताता है। जब मैं गेट के आसपास मैजिक सर्कल ड्रॉ करूंगा तो मेरा सर्कल अपने सराउंडिंग से माना ऑब्जर्व करेगा। इसीलिए हम टोक्यो के आसपास माना क्रिस्टल्स बिछा देंगे। फिर वो बड़े चौड़ में सबको बोलता है, मैं तुम्हारी जान बचाने वाला हूं और यह बात याद रखना। अब यह सब कुछ मिस्टर गो अपनी टीवी पर देख रहे होते हैं। बोलते हैं, मैं श्योर तो नहीं हूं कि ऑल लफ एस रैंक गेट को ब्लॉक करने में केपेबल है, लेकिन अगर वो फेल हुआ तो सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। अब सीन चेंज। हम मिस्टर वू को देखते हैं जो रिपोर्ट्स पर चर्चा कर रहे होते हैं, लेकिन फिर उनका फोन बजता है। कॉल पर एक आदमी उन्हें बताता है, हमें एक रिपोर्ट मिली है, हमें लगता है कि आपको खुद आकर देखना चाहिए। मिस्टर वू पूछते हैं, क्या आपको याद है वो स्कूल जहां औरा ग्रुप ने अटैक किया था? वो जवाब देता है, जी हां, और अब उसी जगह पर डबल डंजन डिस्कवर हुआ है। जिनवू, जो कि आर्किटेक्ट के सामने होता है, देखता है कि आर्किटेक्ट सबसे पहले अपनी पकड़ी हुई कमांड को ब्रेक करता है और कहता है, मैं देख सकता हूं कि तुम फाइनली इतनी दूर पहुंच चुके हो। अब जिनवू यह देखकर बोलता है, देखकर ऐसा लग रहा है कि जो वो कमांड थी वो किसी काम की नहीं थी। इस पर आर्किटेक्ट जवाब देता है, वो कमांड काम की थी, लेकिन अब वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जिनवू उससे पूछता है, क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने मुझे यहां पर बुलाया है? आर्किटेक्ट जवाब देता है, यस। फिर जिनवू सवाल करता है, क्या तुम मैजिक बीस्ट हो? इस पर आर्किटेक्ट मुस्कुराकर जवाब देता है, तुमने मुझसे शायद कोई गलत सवाल पूछ लिया है। फिर वह ताली बजाते हुए कहता है, इसके बजाय तुम्हें मुझसे यह पूछना चाहिए कि मैं हूं कौन, और तुम्हें यह भी पूछना चाहिए कि तुम हो कौन। अब तुम्हारा फाइनल टेस्ट शुरू होता है। अगर तुम आखिर तक अपने पैरों पर खड़े रह पाए तो मैं तुम्हें वह सब कुछ बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड है। अब सभी स्टैचू जिनवू की तरफ बढ़ते हैं और जिनवू उन्हें फाइट करने के लिए अपने शैडो सोल्जर को समन करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। फिर आर्किटेक्ट हंसते हुए कहता है, यह तुम नहीं कर सकते। इस टेस्ट में चीटिंग अलाउड नहीं है। तुम ही वो इंसान हो जिससे मैं मिलना चाहता था
और मुझे तुम्हारे सर्वेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जिनवू के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है। अभी ना तो तुम पोर्शन परचेज कर सकते हो, ना ही अपने डेली क्वेस्ट रिवॉर्ड और लेवल अप रिवॉर्ड को यूज कर सकते हो स्टेटस रिकवरी के लिए। अब जिनवू समझ चुका है कि उसके बुरे दिन आने वाले हैं। तभी एक स्टैचू अपनी शॉर्ट से जिनवू पर हमला करता है, लेकिन जिनवू अपनी शॉर्ट से उसे ब्लॉक कर देता है और फिर शॉर्ट को तोड़कर उसी के मुंह पर दे मारता है। स्टैचू अपनी टूटी शॉर्ट को सिर से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जिनवू उसका मुंह ही तोड़ देता है। एक और स्टैचू अपने वेपन से जिनवू पर हमला करता है, लेकिन जिनवू अपने डैगर का यूज कर उसके वेपन को ही तोड़ देता है। यह फाइट देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जिनवू आसानी से इन स्टैचूज को ओवरपावर कर रहा है। फाइट आर्किटेक्ट आसमान में उड़कर देख रहा होती है और जिनवू से कहता है, तुमने अपनी ह्यूमन बॉडी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। मैं सच में इंप्रेस हुआ तुम्हारी इतनी ज्यादा ग्रोथ देखकर। दूसरी तरफ हम जिनवू को देखते हैं जो एक साथ कई स्टैचू को हैंडल कर रहा होता है और मन में सोचता है, लग तो ऐसा रहा है कि ये स्टैचू पहले की तरह ही टेलीपैथिक तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार मैं जीत सकता हूं। अब आर्किटेक्ट जिनवू से कहता है, तुम्हारी ग्रोथ वाकई इंप्रेसिव है, लेकिन यह टेस्ट जल्द ही खत्म होने वाला है। फाइट के दौरान अचानक जिनवू को कुछ अजीब महसूस होता है। वह देखता है कि गॉड स्टैचू अब मैदान में उतर चुकी है। आखिर में आर्किटेक्ट जिनवू से कहता है, अब समय आ चुका है गॉड को वर्शिप करने का। और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है किसी भी एनिमे को लेकर तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।